नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कोलेजियम करप्शन, जजों के अपॉइंटमेंट, जजों के द्वारा दिए गए फैसले और कुछ बेल पिटीशन, ये ऐसे मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें कुछ मुद्दों को डिफेंड करने में लगे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि अब कुछ ऐसे मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है उस पर जल्द ही फैसला आने वाला है, उसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करने वाली है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज और खासकर अभी सीजेआई डिफेंड करने में लगे हैं कि जो सिस्टम पहले से बना हुआ है, जिस सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट में काम हो रहा है, वो सिस्टम परफेक्ट है, ट्रांसपेरेंसी के लिए परफेक्ट है, पारदर्शिता के साथ साथ निष्पक्षता के लिए बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम है और इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उसमें सबसे पहला नंबर आता है कोलेजियम सिस्टम को लेकर। एक तरफ सरकार इस कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ बातचीत कर रही है कि अब एनजेएसी को लाना पड़ेगा, क्योंकि यही कोलेजियम है जो सुप्रीम कोर्ट के सारे मामलों के केंद्र में है और यही कोलेजियम सिस्टम है जिसके कारण जजों की नियुक्ति भी इन्हीं लोगों के माध्यम से होता है। मतलब जजेज अपॉइंट्स जजेज। ये जिस तरीके से सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम को खत्म करना जरूरी हो गया है और इसके लिए चर्चा पिछले 4 महीनों से चल रहा है। उस चर्चा में सबसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सामने आए थे, जिन्होंने कहा कि नहीं, अब फिर से एनजेएसी लाना पड़ेगा। और यह चर्चा हुई थी जजों की नियुक्ति और करप्शन के मामले में कि जिस तरह से नियुक्तियां की जा रही है और जुडिशियरी में करप्शन सामने दिखाई पड़ रहा है, उससे तो लगता है कि अब इस पूरे सिस्टम में एक परिवर्तन की जरूरत है और उसके लिए इनिशिएटिव भी उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी लिया था। उन्होंने सीधे सारे दलों के साथ बैठक की थी, बैक टू बैक 2-3 दिन तक मीटिंग की, जिसमें कांग्रेस के नेता थे और दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेता थे। साथ ही सरकार के तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जेपी नड्डा के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी और किरण रिजिजू के साथ भी मुलाकात हुई थी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ भी उन्होंने मुलाकात करके कहा था कि आगे कुछ समय में एनजेएसी को फिर से लाना पड़ेगा और कांग्रेस की तरफ से भी इस बात के लिए सहमति जताई गई थी कि जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है, एनजेएसी को फिर से लाना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस के समय में सुगबुगाहट हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2014 में बनी उसके बाद एनजेएसी बिल लाया गया, उसे पारित करवाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को खारिज कर दिया 2015 में। तो ये स्थितियां जो पैदा हुई उसमें कांग्रेस भी समर्थन में है और उसका कहना है कि जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर एनजेएसी तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल भी लाना चाहिए। जजों के अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और इसका ड्राफ्ट तैयार करने की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए परेशानी इस बात की है कोलेजियम सिस्टम को कैसे डिफेंड किया जाए, कैसे जजों की नियुक्ति को डिफेंड किया जाए। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि कुछ न कुछ आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज जब कभी सेमिनार में जाते हैं तो इस बात का सवाल उठाते हैं और अब इस बात को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि जजों के बीच करप्शन है, जजों के बीच सेटिंग होती है और ये स्वीकार सीजेआई गवाही ने किया लंदन में। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है और उसमें सीजेआई गवाही भी पहुंचे। यूके सुप्रीम कोर्ट के साथ इनकी जो बैठक हुई उसमें उन्होंने बोला और कोलेजियम सिस्टम को डिफेंड किया, करप्शन को स्वीकार किया और सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच के एक बैलेंस बनाने की कोशिश की कि नहीं, कोलेजियम सिस्टम जो है, जज जो नियुक्त जजों को कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पहले 2 बार ऐसा हो चुका है कि जब कोलेजियम सिस्टम नहीं था, कार्यपालिका जजों की नियुक्ति करती थी, तो उस समय जजों की नियुक्ति में कुछ परेशानियां पैदा हुई थी। जो जस्टिस संजीव खन्ना थे,
जो सीजेआई रहे, पिछले दिनों रिटायर किए हैं, और उन्हीं के चाचा हंसराज खन्ना को सीनियरिटी के बावजूद भी इंदिरा गांधी की सरकार के समय दरकिनार कर दिया गया था और सीजेआई बनने से रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने रिजिग्नेशन दिया था। इससे पहले भी एक सीनियर जज को सीजेआई जवाहरलाल नेहरू के समय नहीं बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया था कि वो बीमार है। लेकिन इन दो उदाहरणों को लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, सबसे पारदर्शी सिस्टम तो हमारे पास ही है। हम ही सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने की क्षमता रखते हैं, और ये कॉलेजियम सिस्टम से जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें पारदर्शिता होती है और सीनियरिटी का ख्याल रखा जाता है। लेकिन इसमें विचार का ख्याल नहीं रखा जाता है, इस बात को ये छिपा लेते हैं। लंदन में भी उन्होंने यही बोला कि कॉलेजियम सिस्टम इसीलिए जरूरी है क्योंकि कार्यपालिका अगर न्यायपालिका में हस्तक्षेप करता है, यानी कि जजों की नियुक्ति करता है, तो उससे जजों के फैसले प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यह नहीं कहते कि जज अगर जजों की नियुक्ति करते हैं तो उसमें परिवारवाद के बढ़ावा देने की संभावना बढ़ जाती है। अभी तक जितने सुप्रीम कोर्ट में जज हैं उसमें से 80% को देख लीजिए, उनके परिवार के कोई न कोई जज रहे हैं या फिर बड़े वकील जो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल इस तरह के पदों पर रहे हैं। ये सेकंड थर्ड जनरेशन के वकील रहे जो पहले किसी हाई कोर्ट में जज बने। जैसे पिछली बार जो जस्टिस संजीव खन्ना थे वो सीजेआई तक पहुंचे, उनके पिता देवराज खन्ना ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, और वहीं पर संजीव खन्ना ने वकालत की शुरुआत की थी और दिल्ली बार एसोसिएशन में इनरोल्ड हुए, फिर बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में ही जज बने और वहां से प्रमोशन होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, यहां सीजेआई बन गए। इससे पहले जस्टिस चंद्रचूड़, उनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे, उससे पहले हाई कोर्ट में जज रहे, और उसके साथ ये बड़े वकील। तो उनके बेटे ये डीवाई चंद्रचूड़ को फिर से जज बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर सीजेआई बने। ऐसे ही नहीं, अब तो जो चंद्रचूड़ साहब हैं उनके बेटे वैभव चंद्रचूड़ वो भी इस नंबर में लगे हुए हैं कि अगर वकालत की प्रैक्टिस ठीक ठाक नहीं चली, अभी तो चल रही है क्योंकि चंद्रचूड़ साहब रिटायर हुए तो उसके बाद इनको मौका मिला, और कुछ जैसे इलाहाबादिया का केस में ये वैभव चंद्रचूड़ ही सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करने के लिए गया हुआ था, और वो कई सेमिनार में जा जाकर इसी पारदर्शिता को लेकर सरकार के खिलाफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बातें करते हैं। उसी तरीके से अभी सीजेआई बीआर गवई हैं, ये भी बड़े परिवार से हैं। इनके पिता 3 राज्यों में गवर्नर रह चुके हैं, और उससे पहले वो सांसद, लोकसभा में, राज्यसभा में ये आरपीआई गवई गुट के हेड थे, अंबेडकरवादी नेता थे, और कांग्रेस के साथ साठगांठ थी उनकी, इसके कारण हमेशा सांसद रहा करते थे। फिर रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बन गए, जब एक्टिव पॉलिटिक्स से चले गए। आज जस्टिस बीआर गवई जो सीजेआई हैं, इससे पहले भी अभी सुप्रीम कोर्ट की स्थिति है, जितने भी जज सुप्रीम कोर्ट में हैं या कई हाई कोर्ट में हैं, उनको देखिए, उनकी पारिवारिक परंपराएं ऐसी है कि वो थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन के ही वकील हैं। पहले जनरेशन के वकील एक आध ही होते हैं जो कि किसी तरह से जज बन पाए। ये बड़े वकीलों का गैंग है जो कि कहीं ना कहीं जब उनके प्रैक्टिस कमजोर होती है तो वो जुडिशियल में चले जाते हैं, जुडिशरी में आगे चले जाते हैं और जज बन जाते हैं, ताकि आगे का कैरियर सेफ रहे, सुरक्षित रहे। वही बात अभी चल रही है कि अगर कॉलेजियम में ये पारदर्शिता की बात जो करते हैं, जजों की नियुक्ति की बात करते हैं, वो अगर सरकार करती है तो उसमें आपको समस्या होती है। एनजेएससी लागू होगा, कंपटीशन होगा, और उसके बाद प्रतिस्पर्धा में ये सारे जांच परख किए जाएंगे। कम से कम ये तो नहीं होगा कि ये जो सिस्टम बने हुई है उसी सिस्टम से आगे चले, और उस सिस्टम के कारण ये परिवारवाद, खानदानी जज तो आते ही हैं, लेकिन दूसरी बात उनकी विचारधारा वही खानदानी परिवारवादी विचारधारा होती है जो पिछले
70 सालों से चल रहा है और उसी सिस्टम में रहकर ये अभी सरकार के खिलाफ जो फैसले आते हैं कहीं न कहीं उसमें उन्हीं विचारधाराओं का संकेत मिलता है। इसी सिस्टम को तोड़ने की कोशिश एनजेएसी को लाकर की जा रही है, लेकिन अब ये डिफेंड करने लगे हैं, केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में जाकर, यूके में जाकर, ब्रिटेन में जाकर, अमेरिका में जाकर ये डिफेंड करने लगे हैं कि हिंदुस्तान में जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होता है वो सबसे बेहतर है। वहां कार्यपालिका पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार नियुक्तियां करने लगेगी तो फिर इनके पारदर्शिता, निष्पक्षता खतरे में आ जाएगी। यही डिफेंड करने के लिए वहां सीजेआई गवई पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस बात को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नहीं, जुडिशरी में करप्शन है। अभी जितने मामले करप्शन के आ रहे हैं वो करप्शन दिखाई पड़ रहा है। हाई कोर्ट के जज के घर पे पैसे मिलते हैं। हाई कोर्ट के जज तो छोड़ दीजिए, यहां लोअर जुडिशरी में, राउज एवेन्यू कोर्ट में एक फैसले को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि जज के स्टाफ है वो पैसे लेकर बेल पिटीशन एक्सेप्ट करना, बेल दिलवाना, ये धंधा गोरख धंधा में लगे हुए हैं। और ये तो एक दो है, क्योंकि जजों को जांच के दायरे में रखा नहीं गया है, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं होता है जब तक वो पीठासीन हो। सिटिंग जज के खिलाफ जांच नहीं हो सकती है। और ये अभी जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में बड़ा सवाल उठा कि उनके घर पर जले हुए नोट मिले, इंक्वायरी की मांग की गई, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। यहां 6-6 जगह के, 6-6 राज्यों के बार एसोसिएशन के तरफ से याचिका दायर की गई एफआईआर के लिए, वो रिजेक्ट कर दी गई कि नहीं, सीजेआई फैसला करेंगे। सीजेआई ने कमिटी बनाए, 3 जज थे उसमें, उस पर भी सवाल उठा। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सवाल उठाया कि 3-3 जज जो कि जांच कर रहे हैं करप्शन का, जिसमें 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये सारे के सारे 2-2 महीने तक इस जांच रिपोर्ट में लगे हुए हैं और जुडिशियल वर्क प्रभावित हो रहा है। 5 लाख से ज्यादा मामले हाई कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं और ऐसे अगर जज ही इंक्वायरी करते रहे तो फिर फैसले कौन देंगे? ऐसे ही पेंडिंग मामले बढ़ते रहेंगे। इसलिए इनको दूर रहना चाहिए। ना तो इनके पास फोरेंसिक जांच की एक्सपर्टीज है, ना तो इन्वेस्टिगेशन के दूसरे तरीके जानते हैं। ये तो एक्सपर्टीज जांच एजेंसियों के पास है, पुलिस के पास है, तो सीधे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ अभी भी। जबकि उनको कहा गया कि आप रिजाइन कर दो, प्रथम दृष्टया ये दिखाई पड़ रहा है कि करप्शन हुआ है, फिर भी उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया। इम्पीचमेंट के प्रोसेस में जाना उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया इतनी लंबी है, जटिल है कि उसमें उनको लगता है कि 1 साल का मौका तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा। कमेटी बनेगी, फिर संसद में पेश होगा, फिर अगले सेशन में उस पर चर्चा होगी, फिर उसके बाद वोटिंग होगी और वोटिंग में किसी पार्टी ने आनाकानी कर दी, अगर 50% से ज्यादा उसके पक्ष में नहीं हुआ तो ये महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग ही गिर जाएगा और उसके बाद हम पद पर बने रहेंगे, जो स्थितियां इन लोगों ने पैदा की है। इसलिए कोलेजियम सिस्टम को डिफेंड कर रहे थे लंदन में और फिर करप्शन को एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल उन्होंने अपॉइंटमेंट को लेकर, कोलेजियम को लेकर, करप्शन को लेकर जो बातें कही उसमें फैसले और बेल शामिल नहीं थे। क्योंकि यहां तो सवाल जमानत पर भी उठ रहे हैं कि किस तरीके से करप्शन के मामले में शामिल कई बड़े नेताओं के जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और वो जमानत मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट जमानत कोर्ट बनकर रह गई है, बेल कोर्ट कहा जाने लगा है। कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वहां से जमानत लेकर आओ और सालों तक वही करप्शन के मामले में, मुकदमे में पैरवी करते रहो। राहुल गांधी, सोनिया गांधी 12-12 साल हो गया, अभी तक नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर बाहर हैं और इस पर सुनवाई चल रही है, जांच पर जांच हो रहे हैं, लेकिन जमानत खत्म नहीं हो रहा है। इसी तरीके के मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये चारों तरफ घूम घूम कर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार तैयारी कर रही है जुडिशियल रिफॉर्म बिल लाने की। और इसीलिए इन लोगों को लग रहा है कि संसद में जुडिशियल रिफॉर्म बिल आए, ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है, उससे पहले चारों तरफ से ऐसे दबाव बनाने की कोशिश की जाए कि जुडिशियल रिफॉर्म बिल सुप्रीम कोर्ट पर सरकार के कब्जे को लेकर है और ऐसा एक
अवधारणा तैयार कर दी जाए जिससे विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के जजों के इस बहकावे में आ जाए, बात में आ जाए और उसके बाद प्रदर्शन होना शुरू हो और फिर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जाए, जैसे एनजेएसी को लेकर किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को खारिज कर दिया। और यही पूरी प्रक्रिया ये लोग चाहते हैं कि ये किसी न किसी तरह से फिर से अटक जाए, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार तो राष्ट्रपति ने भी सुप्रीम कोर्ट को उनकी औकात बता दी है, जब निर्देश दिया गया कि किसी बिल को जो गवर्नर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, किसी स्टेट के बिल को, उसको क्लियर करने के लिए कितना समय निर्धारित करना चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगी और उसके बाद राष्ट्रपति को निर्देश देगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट को सवालों के साथ राष्ट्रपति ने भेजा है, अभी तक उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया। जो स्थितियां पैदा हुई है उसमें जुडिशियल रिफॉर्म बिल आने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अभी जो 34 जज हैं उनके बीच हड़कंप मचा हुआ है कि कब कौन सा नया कानून आएगा और हमारे ऊपर अंकुश लगेगा, जिससे पहले से चल रही सुप्रीम कोर्ट की मनमानी कमजोर हो जाएगी। जजों की नियुक्ति अब उनके माध्यम से नहीं होगा, उनके वर्चस्व खत्म हो जाएगा, जिससे पूरा सिस्टम जो पिछले 60-70 सालों से चल रहा है वो सिस्टम कोलैप्स करेगा, नया सिस्टम बनेगा। जो ये बार बार ये लोग कहते हैं, सत्ता बदल चुका है, सत्ता अभी मोदी के पास है, लेकिन सिस्टम इन लोगों के पास है। ये पिछले दिनों भी सवाल उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जब वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहा था मामला और उसमें अंतरिम आदेश आए थे, तो उस समय भी सवाल उठा था, सत्ता आपके पास है, आप बिल पारित करवा लोगे, लेकिन सिस्टम अभी हमारे पास है, हम उस कानून को ही रोक देंगे जो कानून संसद से पारित हुआ है। लेकिन अब ये कानून रोकने के ये सुप्रीम कोर्ट के वर्चस्व को चुनौती दी जा रही है। सरकार तैयारी में है कि अब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर, कोलेजियम को लेकर और करप्शन को लेकर, ये तीनों में नियम ऐसे बदले जाएं, कानून ऐसे बनाए जाएं कि इनके वर्चस्व खत्म हो सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।